लिक्विड इन मोशन। सबसे पहले किसी भी लिक्विड को दो फीचर दिया गया अंडर द नेम आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कहते हैं कि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होनी चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब जिसे प्रेस न किया जा सके। अब आप ही सोचो, पंप से हम वाटर को पुश करते हैं, एयर प्रेशर के थ्रू पुश करते हैं, आगे बढ़ो। अब वाटर अगर कॉम्प्रेस होगा तो फिर अप्लाइड एफर्ट का कुछ हिस्सा कॉम्प्रेशन में चला जाएगा। तो मैकेनिक्स में भी हम लोग रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना, कि बॉडी को रिजिड होना चाहिए, अदरवाइज पता चला हम फोर्स लगाए तो लगी डिफॉर्म होने, चली ही नहीं तो एफ इक्वल टू एम आई कैसे लगा देंगे। तो वाटर में भी प्रॉपर्टी दे रही है, वाटर को भी रिजिड बॉडी की तरह मान रहे हैं, लेकिन रिजिड बॉडी वर्ड सही नहीं है, नाम दे रहे हैं इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब जब हम लिक्विड को प्रेशराइज करें तो उसका वॉल्यूम वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो एक अगर हम एग्जांपल दें कि मान लेते हैं कोई 2 लीटर का थम्सअप का पार्टी दिया, 2 लीटर का, ठीक है, हमारे ग्लास में उसने थम्सअप डाल दिया पूरा भर के। अब अगर कॉम्प्रेसिबल होता तो मैं क्या करता, उसको दबा दबा के ठूस ठूस के उसको आधा गिलास कर देता। फिर मैं कहता देखो आधा गिलास ही दिए हो, फिर वो डाल देता। यानी कि हम 2 लीटर के थम्सअप बॉटल को अपने गिलास में ठूस ठूस के भरवा दें तो क्या वो भर जाएगा क्या? 2 लीटर को कॉम्प्रेस करते करते, यानी कि हम 2 लीटर को कॉम्प्रेस करके एक ग्लास में रखना चाह रहे हैं, ये तो बर्फ बनने के बाद भी नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब हम लिक्विड को मोस्टली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिक्विड जो होती है वो इनकॉम्प्रेसिबल होती है। आइडियल वैसे लिक्विड कॉम्प्रेस होती है, जो सी है दैट इज ओशियन, समुद्र, उसमें नीचे पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि पानी थोड़ा दब जाता है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें, दैट इज इन प्रैक्टिकल नॉलेज और इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो पानी जो है वो दबता नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत हाई प्रेशर पर बहुत नॉमिनल चेंज आता है, हम उसको इलास्टिसिटी में हम लोग कवर करते हैं। याद कीजिए, वहां एक टर्म आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो वहां वाटर की कॉम्प्रेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं और वाटर का बल्क मॉडुलस बहुत बहुत कम आता है, 0.0000005 आता है, मतलब 10⁻⁻⁶ का, मतलब इनफाइनाइट प्रेशर लगाने पर बहुत नॉमिनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ये आता है। तो छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि आइडियल लिक्विड जो होती है वो इनकॉम्प्रेसिबल होती है। आइडियल फ्लूइड का पहला फीचर है इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, और दूसरा फीचर है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का क्या मतलब है? जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ फ्लोइंग लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है। कैसे मान लें फ्लोइंग लिक्विड में फ्रिक्शन होता है? आप एक ग्लास में पानी लीजिए, चम्मच लीजिए, स्टायरिंग शुरू कीजिए और थोड़ी देर बाद चम्मच निकाल के रख दीजिए, आप देखेंगे ग्लास में व्हर्लपूल बन गया, मतलब रोटेशन स्टार्ट हो गया। अब ग्लास को थोड़ी दूर रख के थोड़ी देर तक खड़े होकर देखते रहिए, क्या वो व्हर्लपूल मेंटेन रहेगा कि थोड़ी देर में सीज हो जाएगा? सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि लिक्विड में हमने जो मूवमेंट या एनर्जी ट्रांसफर की थी, वो थोड़ी देर बाद अगर हम देना बंद कर दें तो थोड़ी देर में वो सीज हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड में फ्रिक्शन है। लिक्विड फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ना कह के विस्कस कहते हैं। क्लियर है? फ्रिक्शन के रूल जो है वो खाली ये चीज कॉमन आएगा, लिक्विड में भी फ्रिक्शन लिक्विड के मोशन को अपोज करेगा, मैकेनिक्स में भी फ्रिक्शन जो है वो बॉडी के मोशन को अपोज करता था। लेकिन जो मैकेनिक्स का फ्रिक्शन है वो हम वाटर में फ्रिक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम बदल के उसका नाम विस्कस या विस्कोसिटी रखा। ठीक है, यानी पानी में या लिक्विड में, जैसे ग्लास में हम पानी लिए और उसको टाइल फ्लोर पर कस के ऐसे फेंक दिए पानी को, तो क्या बहता चला जाएगा? बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा? आंसर नो, थोड़ी दूर बहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी, दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी। तो फिलहाल हम मान रहे हैं कि अगर लिक्विड को एक बार हमने पुश कर दिया, चल दिया, तो वो नहीं रुकेगा, मतलब नॉन विस्कस। होता नहीं है रियल में ऐसा, लिक्विड में विस्कस होता है, क्योंकि लिक्विड में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पंप ऑन नहीं करना पड़ता। पंप ऑन किए और जब पानी का फ्लो मेंटेन हो जाता तो पंप को ऑफ कर देते, फ्लो मेंटेन रहता। होता क्या है, लिक्विड में फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, पानी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर दे रहा है,
तो अब उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर पंप कंटिन्यूअसली लगाए रखना पड़ रहा है ताकि वो वाटर को प्रेशराइज करके उसके फ्लो को मेंटेन करके रखे। तो इसका मतलब हाँ। है कि दोनों ही, अगर नॉन आइडियल फ्लूइड लेंगे तो नॉन आइडियल फ्लूइड में वो कॉम्प्रेसिबल होता है और विस्कस यानी लिक्विड फ्रिक्शन होता है, लेकिन मान रहे हैं कि ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो आइडियली हमारा रूल ये फॉलो कर लेगा। आगे चल के देखेंगे थोड़ा एरर आएगा, करेक्शन कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम एक पाइप में वाटर का फ्लो चेक करें तो डिफरेंट पॉइंट पर अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप बदल रहा है तो डिफरेंट पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी भी बदल रही होगी। कहते हैं एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज अ कांस्टेंट। हम प्रूव करके एक लाइन में दिखा देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज अ कंजर्व। मतलब अगर कहीं पाइप ज्यादा है, मोटा है, एरिया ज्यादा है, तो वहां हाँ। वाटर का फ्लो हाँ। स्लो होगा, और जहां एरिया कम है तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। जो हम लोग जब वाटरिंग करते हैं गार्डन में तो देखते हैं पानी का ज्यादा फ्लो होगी। नहीं आता, तो पाइप का माउथ थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, तो माउथ वा कम करते ही पानी का फ्लो बढ़ हाँ, दैट इज ए इंटू वी इक्वल टू बढ़ जाता है। हाँ। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ये प्रूव कैसे होगा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है इसलिए प्रूव कर रहे हैं, अदरवाइज रटा जा सकता है A1V1 इक्वल टू A2V2। कहीं एक जगह पाइप का एरिया A1 है तो वहां लिक्विड की वेलोसिटी V1 होगी, कहीं दूसरी जगह अगर एरिया A2 है तो वेलोसिटी V2 होगी। देन A1V1 इक्वल टू A2V2, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब अगर हम ठीक है। इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो देखिए कैसे प्रूव होगा। जितना लिक्विड यहाँ एंटर कर रहा है उतना यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि टैंक तो है ना कि स्टोर करेगा ये, क्यों? हाँ। तो डायरेक्ट सोच के देखो, हाँ। एरिया ज्यादा है तो पानी ज्यादा ले लिया, एरिया हम्म। ज्यादा है तो पानी ज्यादा ले लिया, एरिया कम है, हाँ। ज्यादा लिया है तो जल्दी जल्दी फेंकेगा ना, अब जल्दी हाँ। जल्दी फेंकेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको एक्स एंड कह ले, इसको वाई एंड कह ले, इसका एरिया A1 ले ले, एंटरिंग वेलोसिटी V1 ले ले, यहाँ एरिया A2 ले ले, लीविंग वेलोसिटी V2 ले ले, तो रूल क्या है, मास पर सेकेंड एंटरिंग एट x इज इक्वल टू मास पर सेकेंड लीविंग एट y। क्यों? जितना मास हाँ। पर सेकेंड एंटर किया उतना मास पर सेकेंड निकल गया, क्योंकि टंकी थोड़े ना है कि यहाँ निकल गया। पानी स्टोर हो रहा है, ये तो पाइप है। हाँ। इसका मतलब है मास ऑफ एंटरिंग लिक्विड पर यूनिट टाइम एट x एंड इज इक्वल टू मास ऑफ लीविंग लिक्विड पर सेकेंड एट y एंड। ये गवर्निंग इक्वेशन हुआ ना। मास किससे खुलेगा? हाँ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। डेंसिटी है रो और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया A1, और चलिए मान लेते हैं x डिस्टेंस तक लिक्विड फ्लो कर जा रहा है अंडर द मेजरिंग टाइम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A1 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा? अगर t टाइम में लिक्विड x डिस्टेंस एंटर कर जाए, A एरिया है, तो एरिया इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते ही क्या वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? वॉल्यूम। मतलब हाँ। 30 सेकेंड में लिक्विड इतना वॉल्यूम कवर कर ले रहा है इधर, तो इसका मतलब है मास होता है हाँ। डेंसिटी टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू एक्स। A1 इंटू एक्स। और इधर का हाँ। मास, भाई डेंसिटी तो वही है रो, और वॉल्यूम हाँ। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया A2। और जब इधर देख रहे हैं तो A2। उतना ही टाइम में देख रहे हैं कि ये y डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, इधर उतना ही टाइम में x डिस्टेंस एंटर कर रहा है, और इधर उतना ही टाइम में ये y डिस्टेंस बाहर निकल जा रहा है। तो एंटरिंग वॉल्यूम हो जाएगा A1x और लीविंग वॉल्यूम हो जाएगा A2 बाय। y। तो इसका हाँ। मतलब है रो A2y। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा रो A1x अपॉन t, और ये हो जाएगा रो A2y अपॉन t। x बाई टी एंटरिंग वेलोसिटी हो जाएगा, y बाई टी लीविंग वेलोसिटी हो जाएगा। क्या प्रूव हो गया, रो A1V1 इज इक्वल टू रो A2V2। रो के कैंसिल कर लीजिए, रो हो जाएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। प्रूव हो गया। हाँ। हेलो। हाँ सर।
हाँ, तो ये प्रूव हो गया। ये प्रूव इसलिए क्यों, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है इन इंटरमीडिएट स्टेप। अभी जरूरत पड़ेगी कई न्यूमेरिकल में, तो वहां हम देखेंगे प्रूफ थोड़ा सा पता रहेगा लिक्विड इन मोशन का। बहुत आसान प्रॉब्लम आती है इसमें, लेकिन ये पढ़े नहीं होते हैं बच्चे, क्योंकि ये काफी ज्यादा है बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन 11th में छोड़ देने की वजह से वो नीट में भी छोड़ देते हैं सब। तो यहाँ पहला पार्ट हो गया A1 V1 A2 V2। अब इसमें जो इस साल के लिए क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ये है कि एक पाइप है लाइक दिस, जो आगे चल के डाइवर्ट हो गया है लाइक दिस। ये यहाँ ये A1 है, एंटरिंग V1 है, यहाँ ये A2 है, यहाँ से निकल रहा है V2 है, यहाँ A3 है, यहाँ से जो निकल रहा है ये V3 है। आप इस जंक्शन पर हाथ रखिए, इनकमिंग वाटर हो जाएगा A1 V1 और आउटगोइंग हो जाएगा A2 V2 प्लस A3 V3। अरे मास एंटर्ड हियर इक्वल टू मास लेफ्ट हियर, तो यहाँ हाथ रखेंगे तो मास एंटरिंग मास लीविंग, तो क्या आ जाएगा मास लीविंग दिस प्लस दिस, इधर का अकेले। अब तक तो खाली 2 ही माउथ ले रहे थे, यहाँ 3 माउथ हो गया ना, यहाँ 3 माउथ हो गया, तो क्या हो जाएगा ये इस यहाँ हाथ रखने से ये एंटरिंग हो जाएगा और लीविंग हो जाएगा। एंटरिंग अमाउंट हो जाएगा A1 V1 और लीविंग अमाउंट हो जाएगा A2 V2 प्लस A3 V3। ठीक है, इसका चांस है आने का। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये एक और क्वेश्चन है, शीट में मिलेगा, ये अभी लोड करेंगे, वो ये कि अगर हम ऐसे पाइप बना देते तो दिस, हम बना देते एंटरिंग 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 और लीविंग। हम कहते दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। क्या रूल हो जाएगा, जंक्शन पे हाथ रखेंगे तो 3 एंटरिंग है ना, नहीं क्लियर है? इस पाइप में 3 तरफ से पानी आ रहा है, देखिए दिस और एक में जा रहा है, क्या रूल लगेगा, ऑल इक्वल टू ऑल लीविंग। तो ऑल एंट्रिंग में क्या हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू A4 V4। तो एरो का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटरिंग वाले सब एक तरफ कर लीजिए और लीविंग वाले सब एक तरफ कर लीजिए और दोनों को इक्वेट करा दीजिए। इसका मतलब है यहाँ आएगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू A4 V4। ठीक है, सेशन खत्म हो रहा है, हम लोग संडे को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, हैव अ ग्रेट डे एंड वर्क स्मार्ट। पढ़ाई में रखिए, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई बाधा नहीं होती और हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इट इज एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो एक इक्वेशन मिला ही था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हमने कहा था कि अगर जंक्शन वगैरह क्रिएट हो रहा है कहीं तो ये चेक कर लेना चाहिए जंक्शन पे कि अगर हमने एरो ऐसे बना दिया, एरो ऐसे बना दिया एंड एरो ऐसे बना दिया एंड एरो ऐसे बना दिया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो यहाँ ये देखना था ना कि इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू आउटगोइंग वाटर। देखिए यहाँ इनकमिंग है, नाउ दिस इज A1 V1, यहाँ आउटगोइंग है, रुक जाइए, यहाँ इनकमिंग है प्लस A2 V2 एंड ये भी आउटगोइंग है, यानी ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। आउटगोइंग सब एक तरफ कर लेते हैं, इनकमिंग सब एक कर लेते हैं। हेलो, साउंड आ रहा है? चलिए ठीक है, A1 V1 प्लस A2 V2, ये A1 V1 प्लस A3 V3, ये इनकमिंग है A3 V3 और 4 आउटगोइंग है और 2 आउटगोइंग है, तो A4 V4 प्लस A2 V2। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर हम इक्वेशन बनाते हैं या दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में आइए, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। अगर लिक्विड फ्लो कर रही है
तो उसकी एनर्जी कितनी होती है ये हमें देखना है। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। अगर एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड देखें तो सबसे पहली एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, क्योंकि लिक्विड बिना प्रेशर के फ्लो नहीं कर सकता। तो इसको डिराइव कैसे करें, चलिए डिराइव करके दिखाते हैं। प्रेशर एनर्जी, अगर हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप ले लें, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी वेलोसिटी से लिक्विड एंटर कर रहा है, एल लेंथ है पाइप की, एंड रो द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। अभी वर्क डन टू मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, work done to maintain the flowing water per unit volume is called the pressure energy. Work कितना, force into displacement, say force applied by pump on flowing water or force applied by pump to maintain the flow of water is F, and up to L length water can flow. So work done by the pump on water will be the F into L. Or volume can be written as area into length. Length and length cancel. Force upon area, pressure. Means इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, पाइप के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा, that pressure difference is responsible for the flow of water. And now here the applied pressure directly is the pressure energy. इसका मतलब pressure energy is equal to P and this is equal to the pressure difference across the pipe. इधर मान लेते हैं हमने वाटर पंप लगाया, 5 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, और इधर ओपन माउथ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5p atmospheric minus 1p atmospheric, that is 4p atmospheric. इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी विल बी द 4p atmospheric. पंप जिधर लगता है उधर प्रेशर बढ़ जाता है, और दूसरा जो ओपन माउथ है जिधर हम वाटर का फ्लो लेते हैं वो एट 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो पंप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर पंप ना लगावें इस एंड पर तो इस एंड का भी प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, उस एंड का भी प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, नो प्रेशर डिफरेंस, नो वाटर फ्लो विल बी मेंटेन्ड. So to maintain the flow of water, a pressure difference is to be applied. जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होती है, उसी तरीके से यहाँ फ्लोइंग वाटर का रूल होता है, प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वाटर करंट फ्लो होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो यहाँ फ्लूइड हाइड्रोडायनेमिक्स में प्रेशर डिफरेंस होगा, वहां करंट होती थी चार्ज पर यूनिट टाइम, और यहाँ अभी हमारे पास वाटर करंट हो जाएगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अभी प्रेशर एनर्जी हो गया। दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, तो हाफ mv², where m total mass of the flowing liquid and v the velocity through which it is flowing. कभी भी हम पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड के टोटल मास को नहीं जान पाते, अकॉर्डिंगली हम कभी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगा के नहीं निकाल पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें लगाना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मींस फ्लोइंग लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली जाती है। अगर ऐसा है तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², और वॉल्यूम होता है नाउ एरिया इंटू ये v फॉर वॉल्यूम है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ही रहने दीजिए, अच्छा ठीक है। नाउ मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, दैट इज हाफ रो v²। हम टोटल मास ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड तो नहीं बता सकते, लेकिन डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर को जानते हैं ना, एंड वेलोसिटी, तो हाफ रो v² लगाएंगे तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकल जाएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और ये भी था वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और थर्ड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अगर वाटर का फ्लो या लिक्विड का फ्लो एट सम हाइट अबव है
तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। फिर वही दिक्कत है कि हम टोटल मास ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड या वाटर नहीं जानते, तो अकॉर्डिंगली हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ढूंढनी होती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी द mgh upon v। Now again mass upon volume is density, so it is to be written as rho g h। इसका मतलब है फ्लोइंग लिक्विड की टोटल एनर्जी हो गई प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बर्नौली थ्योरम। टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की है, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वॉल्यूम से हमेशा डिवाइड रख रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है फ्लोइंग लिक्विड की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ET इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 2GH। क्लास 11th में हम लोगों ने प्रूव किया होगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी फ्लोइंग लिक्विड में कहीं प्रेशर एनर्जी घट बढ़ गई तो कहीं काइनेटिक एनर्जी घट बढ़ जाएगी तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी घट बढ़ जाएगी, इन सच अ वे कि जब हम तीनों को सम करेंगे तो हमेशा एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी। तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। जिस तरह मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ फ्लोइंग लिक्विड के लिए भी एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लग रहा है। दिस मीन्स दैट फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी कंजर्व होती है, इसको कहते हैं बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ प्रूव तो करेंगे नहीं, हम लोग को तो न्यूमेरिकल लगाना है। तो ये बात पता होनी चाहिए थी कि बर्नौली ने प्रूव किया था कि फ्लोइंग लिक्विड की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको कहा गया था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। अब हमें इसके एप्लीकेशन देखने हैं। सबसे पहला तो ये इसको रोजी से डिवाइड करके रखते हैं, तो रोजी से अगर डिवाइड कर दे तो P बाई रोजी, और रो जी से डिवाइड करेंगे तो V स्क्वायर बाई 2G प्लस रोजी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा H, और इधर कांस्टेंट अपॉन रोजी इज सम न्यू कांस्टेंट। इसको भी बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, इसको प्रेशर हेड कहते हैं। प्रेशर हेड का मतलब कितना प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट एंड ऑफ पाइप, किस वेलोसिटी से लिक्विड का फ्लो आउटपुट में आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी हेड। और जिससे आप पानी ले रहे हो वो कितनी हाइट पर है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल हेड। हम लोग घर में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाते हैं वो इस रूल को फॉलो करता है, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्वेश्चन पूछता है वेलोसिटी हेड का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, तो वेलोसिटी हेड हाइट में ऐड हो रहा है और हाइट होता है L, L दैट इज लेंथ। इसका मतलब है वेलोसिटी हेड होता है, प्रेशर हेड होता है, ग्रेविटेशनल हेड हो, डायमेंशनल फार्मूला होता है L, L फॉर लेंथ। तो P बाई रो जी का नाम प्रेशर हेड होता है, V स्क्वायर बाई 2G का नाम वेलोसिटी हेड होता है, H का नाम ग्रेविटेशनल हेड होता है, इनका डायमेंशन L होता है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही जानना है। अब अगर हम एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आए, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, तो हम लोगों ने यही देखा ना, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज द प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जनरली 99.99% प्रॉब्लम में पाइप ग्राउंड पर रखा होगा। अगर पाइप ग्राउंड पर रखा होगा तो H तो 0 हो जाएगा ना, हेलो, H 0 हो जाएगा। अगर H 0 हो गया तो यहाँ E टोटल हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। इसको फ्लूइड लॉ कहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है गैस एज वेल एज लिक्विड,
दोनों को जो फॉलो करता हो, यानी ये जो इक्वेशन है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको फ्लूइड लॉ कहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है गैस एंड लिक्विड। जैसे वाटर की वेपोराइजिंग स्टेट जो है, वाटर की वेपोराइजिंग स्टेट में वाटर लिक्विड है और वेपोराइज गैस है। मतलब ये एयर का फ्लो और गैस का फ्लो भी इसको फॉलो करता है एंड वाटर का फ्लो भी फॉलो करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जहां प्रेशर बढ़ा देते हैं वहां वेलोसिटी घट जाती है, और जहां वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां प्रेशर घट जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 सीटर एरोप्लेन की बात करें, लाइक दिस, अब इससे अच्छा एरोप्लेन मेरे पास नहीं है, जो है वो यही है। ठीक है, बैठना हो तो बैठो, नहीं तो हम चले। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर ब्लेड जो है वो काफी तेजी से हम रोटेट कराते हैं, तो यहाँ एयर की सर्कुलेशन वेलोसिटी आ जाती है जो लगातार बढ़ के हाईएस्ट हो जाती है, जबकि नीचे वेलोसिटी नहीं है। अब आ जाइए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी। अगर हमने इस ब्लेड को रोटेट करा के V बढ़ा लिया तो P कम हो जाएगा, यानी इस हेलीकॉप्टर के ऊपर वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी आ जाने की वजह से प्रेशर कम हो गया, जबकि नीचे साइलेंट है तो प्रेशर ज्यादा हो गया ना। नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, एक प्रेशर डिफरेंस अप साइड काम करने लगेगा जो इनके वेट को काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करेगा और ये काफी तेजी से ऊपर उठेंगे। तो इस तरीके से जहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, बीच रोड में जब काफी तेजी से ट्रक या कोई बाइक या स्कूटी काफी तेजी से अगर निकल जाए तो अगल बगल रोड के किनारों की धूल उड़ के बीच रोड पर आ जाती है। क्यों? बड़ा सिंपल सा आंसर है। बीच रोड में जब तेजी से गाड़ी निकली तो बीच रोड के एयर की वेलोसिटी आ गई, बीच रोड में एयर के पास वेलोसिटी आ गई, जबकि साइड रोड में एयर की वेलोसिटी जो पहले से थी वही है। यानी बीच रोड में वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से प्रेशर कम हो गया, जबकि किनारों पर प्रेशर कांस्टेंट था। तो किनारों पर प्रेशर उतना ही है, रोड में प्रेशर कम हो गया, तो एक प्रेशर डिफरेंस काम करने लगा। उस प्रेशर डिफरेंस ने उन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को और डस्ट को पुश कर दिया इन द मिड साइड ऑफ द रोड। जब हम लोग छोटे होते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो जब फास्ट ट्रेनें गुजरती हैं तो बच्चों को पीछे रहने को कहा जाता है या सब लोग थोड़ा दूर हटते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब ट्रेन काफी तेजी से आपके सामने से निकलने की कोशिश करेगी तो आपके सामने एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि पीछे वेलोसिटी इतनी है। सामने ट्रेन के वजह से वेलोसिटी ज्यादा हो गई एयर की, तो प्रेशर कम हो गया, और पीछे प्रेशर कांस्टेंट ज्यादा है। आगे प्रेशर कम, पीछे प्रेशर ज्यादा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने धकेल दिया हो ट्रेन की तरफ। तो इस तरीके से एक पुशिंग प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से, तो बच्चा छोटा है तो उसका वेट कम है, इस प्रेशर से हो सकता है वो पुश हो जाए। अब बड़ा आदमी है, भारी भरकम है, तो हिल के रह जाएगा, और छोटा बच्चा है तो हो सकता है वो खिंच जाए। तो इसी वजह से काफी फास्ट रनिंग ट्रेन जब गुजरती हैं तो सभी लोग धीरे से पीछे हट जाते हैं, ताकि जो प्रेशर डिफरेंस है उसके चपेट में ना आ सकेंगे। तो ये बर्नौली थ्योरम से है। कहते हैं समुद्र का जो पानी है, सी वाटर, देखते हैं बीच पर जो है वो कितना तेज उछाल मारता है, लहर मारता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच पर अगर आप खड़े होंगे तो वहां प्रेशर एनर्जी नहीं है, क्योंकि डेप्थ नहीं है बीच पर छिछला है, दैट इज लो डेप्थ, लो हाइट, तो प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज्यादा है। गहरे समुद्र की तरफ बढ़ के देख लीजिए, जैसे जैसे डीप सी की तरफ आप जाएंगे आप देखेंगे एकदम साइलेंट है वाटर। डीप सी की तरफ जाएंगे तो वहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां वाटर का बाउंसिंग कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्लोइंग लिक्विड की या एयर की, वहां प्रेशर कम हो जाएगा। हम लोगों ने क्लास एर्थ में, दैट इज इन 8th या 6th में पढ़ा होगा कि जब आंधी तूफान आने वाला होता है तो बैरोमीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाती है। पढ़ा था कहीं? क्योंकि आंधी तूफान आने के पहले जो है वो एकदम साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मतलब एयर की वेलोसिटी नहीं है, एयर एकदम नो वेलोसिटी, तो नो वेलोसिटी के इसमें प्रेशर हाई। और जब आंधी तूफान आएगा
तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ते ही प्रेशर घट जाएगा। तो जैसे ही आंधी तूफान आने वाला होता है, एयर की वेलोसिटी वेरिएशन की वजह से प्रेशर वेरिएशन इन बैरोमीटर रिकॉर्ड हो जाता है। इसी से फोरकास्टिंग कर देते हैं कि आंधी तूफान आने वाला है। बैरोमीटर में कितनी रीडिंग चेंज हुई अगर ये ढूंढ पाए तो ये बता देंगे कि आने वाली एयर के फ्लो की वेलोसिटी कितनी होगी। यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ हम लोगों को न्यूमेरिकल में सबसे पहले एक डिवाइस पढ़नी होती है कॉल्ड द वेंचुरी मीटर। उससे पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अक्सर पूछा जाता है अंडर द नेम मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या है? इसको कहते हैं स्विंग ऑफ अ बॉल। अगर हम स्पिन करते हुए बॉल को देखें तो देखेंगे कि वो जनरली एक सिंपल ट्रैक पर नहीं चल रही। जैसे ये एक बॉल है और हमने इसको दो वेलोसिटी दी, एक तो फेंक दिया ऐसे, और दूसरा ये जब फेंका तो ये स्पिन कर रही है अपनी जगह पे। यानी कि अगर अपनी जगह पे ये स्पिन करती तो इसके साथ एयर भी स्पिन करती। अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिन वेलोसिटी आर ओमेगा, इसका v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ओमेगा इज द सर्कुलेशन एंड आर इज द रेडियस, तो इसका ये आर हो गया और ये ओमेगा वेलोसिटी से वर्क कर रहा है, तो ये जो का रोटेशन है ये हो जाएगा आर ओमेगा। यहाँ जो ये रोटेशन है ये हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा। अब जब ये तेजी से आगे बढ़ी तो एयर पीछे आई, कुछ ऊपर से पीछे आई, कुछ नीचे से पीछे आई। जो एयर ऊपर से पीछे आने की कोशिश कर रही है, बॉल भी वेलोसिटी से आगे बढ़ी तो एयर भी वेलोसिटी से पीछे हटी, और जब बॉल आगे बढ़ी तो एयर भी वेलोसिटी से पीछे हटी। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर तो जब एयर पीछे हट रही है तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, ड्रैगिंग वेलोसिटी एज वेल एज स्पिनिंग वेलोसिटी। इसको ड्रैगिंग कहते हैं और इसको स्पिनिंग कहते हैं। यानी इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, स्पिनिंग वेलोसिटी एंड ड्रैगिंग वेलोसिटी, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब है स्पिनिंग वेलोसिटी और ड्रैगिंग वेलोसिटी ऐड करेंगे तो ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी, और ये नेट वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है। मतलब हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब आ जाइए यहाँ आएंगे तो जो बॉल की ड्रैगिंग थी वही एयर को मिली पीछे। इस पॉइंट पर दोनों वेलोसिटी अपोजिट है, ड्रैगिंग बैक है और स्पिनिंग फॉरवर्ड है। यानी नेट वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर गई। v माइनस आर ओमेगा लिखिए, चाहे आर ओमेगा माइनस भी लिखिए। हम ये मान रहे हैं कि ड्रैगिंग ज्यादा है स्पिनिंग के कंपैरेटिवली, तो ड्रैगिंग ज्यादा है में से स्पिनिंग माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है नेट वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। वी नेट वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। वेलोसिटी डिक्रीज करते ही प्रेशर बढ़ गया, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर कम हो गया, एक डाउन साइड प्रेशर डिफरेंस काम करने लगा, इसने बॉल को सप्रेस कर दिया। इसी को बोलते हैं स्विंग करना। क्योंकि अगर हाथ से छोड़ देते तो फ्री फॉल होता और ये पैराबोलिकली नीचे जाता। क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाता है हवा में तो पैराबोलिकली पाथ फॉलो करते हुए जमीन पे जाके टकराता है। लेकिन जब हम स्पिन करते हुए बॉल को फेंकते हैं तो इतना तेज नीचे दबता है कि जो बैट लेके खड़ा है उसको अंदाज नहीं लगता कि कितना बॉल नीचे दबने वाला है। पता चला वो प्लेट कर रहा है बाई प्रैक्टिस, और स्पिनिंग की वजह से वो काफी तेजी से नीचे दब रही है, तो बहुत आसानी से वो स्टंप आउट हो जाता है। इसको कहते हैं स्विंग करना। क्रिकेट की लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्विंग करना, और फिजिक्स में इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। तो ये बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन हुआ कि जब हम स्पिन करते हुए बॉल को आगे बढ़ने देते हैं तो ये काफी तेजी से नीचे दबती है। दिस इज बिकॉज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। जो एरोप्लेन की विंग्स होती हैं, प्रोपेलर्स जो होते हैं, उनको देखा जाए वो प्रोपेलर या एरोप्लेन का शेप नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से कर्व्ड होता है, कुछ ऐसे। क्यों? आप इसको जाने दीजिए, वी वेलोसिटी से काफी तेज रनवे पे दौड़ा रहे हैं आप इसको, जब दौड़ाएंगे तो एयर ड्रैग होके पीछे हटेगी, ऐसे पीछे हटेगी। जब ये तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, नीचे फ्लैट है प्लेन का जो कंटेनर है नीचे से फ्लैट है और ऊपर से कर्व्ड है।
तो जब ये हाँ। काफी तेजी से आगे बढ़ेगा तो नीचे एयर स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही होगी और ऊपर एयर इस तरह से कर्व ट्रैक पर चलकर आएगी। पहुंचना दोनों को यहाँ बराबर है। ऊपर वाले का पाथ लेंदी हो गया, हाँ। नीचे वाले का पाथ उतना ही रहा। जिसका पाथ लेंदी हो गया उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहुंचना एक ही टाइम पर था। मीन्स इस शेप की वजह से इस शेप के ऊपर एयर को अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ी पीछे ड्रैग होके आने में, जबकि नीचे वाली वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर तो कम हो गया ना ऊपर, प्रेशर घट गया। हाँ। अगर घट गया तो नीचे प्रेशर कांस्टेंट है और ऊपर प्रेशर घटता जा रहा है, क्योंकि हम और तेज और तेज और तेज प्लेन को चला रहे हैं। तो इसका मतलब है हाँ। कि एक प्रेशर डिफरेंस अप साइड नीचे से काम ऊपर करने लगेगा, pressure सो दैट ये दौड़ते हाँ। हुए ऊपर उठने लगेगा। इसका नाम है एयरोफॉयल। Aerofoil. Aerofoil is a shape given to the wings of the aeroplane which helps in lifting to the plane. तो एक शेप है, उस शेप की वजह से हमें लिफ्ट अप होने में काफी हेल्प मिलती है। दिस इज अगेन गोइंग टू द बर्नौली थ्योरम। आ जाइए मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले आपको देखना होता है वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर क्या है। अगर वेंचुरी मीटर की बात करें तो ये वाटर के फ्लो को मेजर करने वाली डिवाइस है वेंचुरी मीटर। ये बताएगी फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होती है। इसमें जनरली 3 पाइप होते हैं। 2 पाइप सेम क्रॉस सेक्शनल के होते हैं और एक पतले पाइप के थ्रू इनको जोड़ा गया होता है। और इनमें जैसे देखिए 3 पाइप हो गए, एक पाइप है ए, एक पाइप है बी और एक पाइप है सी। इनको ऐसे जोड़ दिया गया और इसमें 2 वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब होती हैं, एक ए में लगा होता है और एक बी में लगा होता है। दिस इज अ वेंचुरी मीटर। यानी कुछ खास नहीं, इसमें ग्लास ट्यूब्स होती हैं ए बी सी और 2 कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं C1 एंड C2। दिस इज अ वेंचुरी मीटर। करते क्या है, इसको उठाते हैं और ले जाके पानी में डिप करते हैं इन सच अ वे कि इधर से पानी एंटर करे और उधर से निकल जाए। जब इधर से पानी एंटर करता है और इससे होते हुए यहाँ निकल जाता है तो उस केस में हम देखेंगे C1 और C2 में हाइट का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अभी हम देख लेंगे क्यों क्रिएट हो जाता है। अगर C1 और C2 में हाइट का डिफरेंस ढूंढ लेते कि ये हाइट का डिफरेंस कितना है तो एंटरिंग वेलोसिटी V1 का फार्मूला होता है, जबकि ये एरिया A1 आपको बताया जाता है, ये एरिया आपको A2 बताया जाता है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर बताया जाता है और H हाइट का डिफरेंस आपको देखना है। वो क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये हम अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बट इस V1 को अगर डिराइव करें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ और P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ इक्वेट हो जाएगा और A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। सॉल्व करते चले जाए तो V1 आता है एज द अंडर रूट A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। ये आता है, रखना पड़ेगा। मेंस A1 से एंटर किया है, A2 से होते हुए फिर वापस C में पहुंचा है, बाहर निकल गया है। तो एंटरिंग वेलोसिटी जो होती है दैट एंटरिंग वेलोसिटी, अगर ये नहीं याद हो सकता तो फिर ये याद कर लो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 एक इक्वेशन बन जाएगा। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ और P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ इक्वेट हो जाएगा, 2 इक्वेशन बन जाएगा। अब देख लो कैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर हम लिखें तो डायरेक्ट ये होगा। मेंस लिख दे रहा है कि अगर स्टेप चाहिए तो स्टेप ले लो। ये V1 हो जाएगा, ये A2 है, यहाँ V2 हो जाएगा। तो अगर ये डेराइव देखें कहाँ से हुआ है तो ये पहला इक्वेशन है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये लगा है और दूसरा इक्वेशन लगा है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 क्या है? P1 मतलब यहाँ प्रेशर,
जो कि यहाँ हाइट देख के पता चल जाएगा H1, और P2 क्या यहाँ का देख के पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी हाइट है, यानी कि P1 खुल जाएगा H1 रो G से, P2 खुल जाएगा H2 रो G से। ठीक है, एक पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन रिप्लेसमेंट है P1 का H1 रो G से, P2 का H2 रो G से। एंड हमारे पास देख लो एक चीज और, जब यहाँ एंटर किया आगे बढ़ा तो यहाँ एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ के कंपेरेटिवली यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। हाँ हाँ, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो राइजिंग कम होगी, यानी H2 कम होगा बेस्ट। और इसके कंपेरेटिवली यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, यहाँ वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो राइजिंग ज्यादा होगी, यानी ये जो H1 हमने लिखा है ये ज्यादा होगा, ये जो H2 लिखा है ये कम होगा, और डिफरेंस जो होगा वही डिफरेंस हमें चाहिए। तो यहाँ रिप्लेसमेंट है H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H। तो इन तीन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके फाइनल रिजल्ट आता है दिस। अगर मैथमेटिक्स दिया होगा तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन बनेंगे, जो अननोन होगा वो निकाल लीजिएगा। अगर फॉर्मूला रटा हुआ है तो इससे लग जाएगा, दैट इज V1 इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। साफ साफ देते हैं कि एंटरिंग एंड 1 है, लीविंग एंड 2 है, तो उस केस में एंटरिंग वेलोसिटी V1 जो है वो 2GH और A2 स्क्वायर अपॉन, अरे नीचे देखिए बिगर एरिया का स्क्वायर माइनस स्मॉलर एरिया का स्क्वायर, ऊपर याद रखना है स्मॉलर एरिया का स्क्वायर है। ठीक है, ये तो कठिन हो गया। इस पे बहुत पहले 4 साल पहले प्रॉब्लम आई है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका एक छोटा वर्जन है, उस पे प्रॉब्लम आई है। तो इसका छोटा वर्जन पिटट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं पिटट, PITOT, पिटट ट्यूब क्या है। एक्चुअली में इसका हैंडेड वर्जन, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वर्जन, पिटट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिएट किया अंडर द नेम पिटट ट्यूब। पिटट ट्यूब में एक कैपिलरी ली गई जो बिल्कुल पेन जैसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की थी, जिसका लोअर एंड बकल्ड या बेंडेड था, और इस पे ग्रेजुअल स्केलिंग कर दी गई थी इन मिलीमीटर टू रीड द डेटा। दिस इज द पिटट ट्यूब। करना सिर्फ इतना है कि इसको पानी में डुबोना था इन सच अ वे कि यहाँ तक ये पानी में डूब जाए, इतना डूब जाए, एंड इसका बकल्ड एंड इनकमिंग वाटर को फेस कर ले, यानी बहते पानी में इसको उठा के डिप करना था इन सच अ वे कि इसका बकल्ड एंड पानी में डिप हो जाए और इनकमिंग वाटर को फेस कर ले। अगर इनकमिंग वाटर को फेस कर लिया तो यहाँ फ्लोइंग वाटर है, अगर V वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो एसोसिएट एनर्जी हो जाएगी हाफ रो V स्क्वायर, और जब वो अंदर चला जाएगा तो अंदर जाते ही टकरा के रुक जाएगा, वेलोसिटी गायब होते ही प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ते ही उसकी राइजिंग हो जाएगी अप टू सम हाइट। यानी जब वो इस पिटट ट्यूब के बाहर है तो हाफ रो V स्क्वायर, अब पिटट ट्यूब के अंदर है तो H हाइट पर मेंटेन हो जा रहा है। तो पिटट ट्यूब में हाइट जो राइज हुआ, उस हाइट राइज की एनर्जी होती है रो GH। इसका मतलब है यहाँ एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर और पिटट ट्यूब में एनर्जी रो GH, दोनों इक्वेट होने चाहिए। मीन्स हाफ रो V स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड कंटेन बाय द पिटट ट्यूब, क्योंकि बाहर की एनर्जी इक्वल टू अंदर की एनर्जी, बाहर हाफ रो V स्क्वायर, अंदर रो GH, where H is the height rising by the liquid column in पिटट ट्यूब। रो कैंसिल हुआ, यहाँ से वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2GH। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा फ्री फॉलिंग पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, अंडर रूट 2GH। अगर पिटट ट्यूब में अगर H हाइट की राइजिंग हो चुकी है तो इस H हाइट की राइजिंग की एसोसिएट वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2GH। यानी बड़ा आसान होता है, हमें करना सिर्फ इतना होता है कि पिटट ट्यूब के बकल्ड एंड को इन कर देना होता है इन अ फ्लोइंग वाटर इन सच अ वे कि बकल्ड एंड
इनकमिंग वाटर को फेस कर ले। तो हम देखते हैं कि पिटेट ट्यूब में अप टू सम हाइट का वाटर कॉलम जनरेट हो गया, उस हाइट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन √2GH अप्लाई कर देते हैं, तो पता चल जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग रिवर या वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना है। तो वेंचुरीमीटर का फार्मूला था √A2² अपॉन A1² माइनस A2² मल्टीप्लाइड बाय 2GH। ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, ध्यान रखना था। A1 एंटरिंग वाला एरिया होता है, A2 लीविंग वाला एरिया होता है, ठीक है। आ जाइए तीसरा जो देखते हैं वो टॉरिसली थ्योरम है। तो प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला से फैमिलियर कराएंगे कि फार्मूला क्या है। टॉरिसली ने ये कहा था कि अगर हम किसी लिक्विड फिल्ड कंटेनर में एक होल बनाते तो उस होल से जो फ्लो निकलता लिक्विड का, दैट फ्लो इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। मीन्स हमने एक थम्स अप की बोतल ली और उसमें पूरी तरीके से पानी पूरे अप टू नेक तक हमने पानी भर लिया, लाइक दिस, दैट इज वाटर कंटेनर। हमने इसमें पानी भर लिया लाइक दिस। अभी अगर हम इसमें एक होल बना देते हैं, यहाँ पे नैरो होल, तो फट से यहाँ से वाटर का इजेक्शन होने लगता और ये पैराबोलिकली पाथ फॉलो करता हुआ जमीन पर आके टकरा जाता। अब ये जो फ्लो है थ्रू विच इट इज इजेक्टिंग, ये जो वाटर का फ्लो है जिससे ये जिस वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा है, इसको इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और खास बात ये है कि अगर ये फ्री सरफेस से h डेप्थ पर है, फ्री सरफेस से h डेप्थ पर है, तो उन्होंने प्रूव किया टोटल एनर्जी हियर इक्वल टू टोटल एनर्जी हियर, इक्वेट करा के प्रूव किया कि ये जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा दैट विल बी द फॉलिंग वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस। फॉलिंग वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस अप टू हाइट h इज द √2GH and that velocity is the velocity of emerging liquid also. h height गिरने की velocity is equal to velocity of ejection, जिसको इन्होंने इफ्लक्स का नाम दिया, और ये था √2GH। ये था। उन्होंने दूसरा ये कहा कि अगर हम डिफरेंट हाइट पर ऑरिफाइस का मतलब नैरो होल से होता है, बहुत मोटा छेद नहीं चाहिए, नहीं तो पानी निकलेगा बुलबुल बुलबुल बुल, तो इसको बोलते हैं ऑरिफाइस, ठीक है, नैरो होल। अभी अगर यहां से निकला तो ये हो जाएगा √2GH। अच्छा, जैसे ही ये पानी निकला फट से ये पीछे ढकला जाएगा थ्रू अ फोर्स F। अलग बात है यहाँ फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो रोक लेगा। इस फोर्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। टॉरिसली तो आप जानते ही थे, V इक्वल टू √2GH है, ठीक है। अभी ये रॉकेट की तरह हो गया ना, जैसे रॉकेट में काफी तेजी से धुआं और आग नीचे फेंकता है तो फट से रॉकेट आगे बढ़ जाता है। एक बैलून में एयर भर ले हम और जैसे ही हाथ से उसको फ्रीली छोड़ते हैं, बैलून जिधर एयर निकलेगी उसके अगेंस्ट भागेगा। तो आप ही सोचो, थम्स अप की बोतल में जब आपने एक नैरो ऑरिफाइस बनाया, धाए से पानी बाहर निकला, तो अगर ये नीचे हम पहियों पर लगा देते इसको, नो फ्रिक्शन का केस, तो तड़ से पीछे हट जाता। तो ये फोर्स कितना, फोर्स हो जाएगा मोमेंटम वेरिएशन, यानी F इज इक्वल टू dm/dt। क्यों, dp/dt होता है फोर्स, dp/dt होता है dp/dt। नाउ d/dt, p खुल जाएगा मास इनटू वेलोसिटी से। नाउ d/dt मास खुल जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, ठीक है। डेंसिटी और वेलोसिटी बाहर कर लीजिए, डेंसिटी और वेलोसिटी बाहर कर लीजिए, d/dt ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और t टाइम में हम देखें, अगर ये x डिस्टेंस निकल जा रहा हो इन सम टाइम t, थोड़ी देर तक देखते रहेंगे तो ये जमीन पर जाके गिर जाएगा, यानी अंडर सम टाइम t हमने चेक किया तो इस A एरिया से अप टू x डिस्टेंस तक लिक्विड मूव की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू x हो जाएगा। A फॉर एरिया, x फॉर डिस्टेंस इन टाइम t में A भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ρ A V
अंदर बचेगा dx by dt, और dx by dt तो इजेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी मैकेनिक्स के हिसाब से। अरे डिस्टेंस वेरिएशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस वेरिएशन अपॉन टाइम मतलब हाँ। वेलोसिटी, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी है v, इसका मतलब ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। मीन्स जब v वेलोसिटी से जब v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आता है तो इसके ऊपर जो थ्रस्ट लगता है, सूडो फोर्स लगता है, दैट सूडो फोर्स इज ऑफ वैल्यू रो ए वी स्क्वायर। तो इसका बहुत जगह यूज आएगा। तो देखेंगे हम लोग कि जब किसी भी कंटेनर से लिक्विड का फ्लो मेंटेन होता है इन सम डायरेक्शन, तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज रो ए वी स्क्वायर। और जिस वेलोसिटी से लिक्विड निकलती है वो वेलोसिटी फ्री सरफेस से उस ऑरिफाइस के डेप्थ स्मॉल एच पे डिपेंडेंट होता है, जबकि टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैपिटल एच रहा होगा। मीन्स वेलोसिटी का फार्मूला आया √2gh। और अब ये सोचिए कि यहां से तो ये ऐसे पैराबोलिकली प्रोफाइल फॉलो करता हुआ नीचे गिरने वाला है। अगर ये पैराबोलिक प्रोफाइल लेके नीचे गिरने वाला है तो इसको रेंज कहते थे, याद करो। और यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाले टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे, याद आया। तो यहाँ और दो फार्मूला बढ़ जाएगा, पैराबोलिकली पाथ फॉलो करने की वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा √2h माइनस h बाई जी। ये सब डेराइव होता है, मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, बुक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। ये और रेंज, यहाँ से यहाँ तक गिरने को रेंज कहते हैं। तो इस रेंज की अगर बात करें तो रेंज होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी vt एक फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला होता है रेंज का, दैट इज द 2√h इंटू h माइनस h। ये होता है फार्मूला रेंज का। मीन्स स्मॉल h पर आपने होल बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस, जबकि कैपिटल H तक का वाटर कॉलम था, तो उस केस में रेंज आता है 2√h इन ब्रैकेट h माइनस h। खास बात है, यहाँ एक चीज उन्होंने प्रूव की थी, और वो ये कि इफ ऑरिफाइस हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस इज हाफ ऑफ द टोटल हाइट देन रेंज बिकम्स मैक्स। याद आया? अगर जस्ट आधे आंख पर होल बनाया जाए तो रेंज सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा? दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अगर एक टैंक में 25 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम है तो आप अगर बीचों बीच में छेद बनाएंगे तो वो 25 सेंटीमीटर दूर जाके गिरेगा। मतलब टैंक की जो हाइट है, वाटर फील्ड लेवल हाइट, उसी हाइट का मैक्सिमम रेंज ही आपको मिलेगा। और ऐसा तब होगा जब आप हाफ ऑफ द टोटल हाइट पर ऑरिफाइस को बनाएंगे। ये पूरा का पूरा जितना लिखे हैं ये सब कहलाता है टॉरिसली थ्योरम। तो टॉरिसली थ्योरम में पहला पार्ट ये था कि फ्री सरफेस से स्मॉल एच डेप्थ से निकलते वाटर का जो वेलोसिटी है, कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ये √2gh होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे ही वाटर इजेक्ट होता है तुरंत एक सूडो फोर्स जनरेट होता है, वैल्यू होती है रो ए वी स्क्वायर, जिसमें v √2gh है। प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर ये v वेलोसिटी से इजेक्ट हुआ, r डिस्टेंस जाकर गिरा एंड t वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ये फार्मूला है, रेंज निकालने का ये दो फार्मूला है। और फिर उन्होंने कहा कि इफ ऑरिफाइस इज मेड एट हाफ ऑफ द हाइट देन इन दिस केस रेंज विल बी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम रेंज उतना ही होता है जितना कि टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को देखना होता है फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड जब फ्लो होती है तो दो तरह से फ्लो होती है, एक जिसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है और एक जिसमें लो फ्रिक्शन ऑफर होता है। जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर होता है उसमें एनर्जी लॉस होता है, इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और जिसमें लिक्विड स्लो चलता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, उसको हम
स्ट्रीमलाइंड या लैमिनर फ्लो कहते हैं। बुक में दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। बुक में ऐसे कहा गया है कि अगर हम किसी पॉइंट पर हाथ रखें जहां से वाटर का फ्लो पास होने वाला है, तो अगर उस पॉइंट से पास होने वाले सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में क्रॉस होते हैं तो उनको हम लैमिनर आर स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर हम फ्लोइंग लिक्विड में किसी पॉइंट पर हाथ रख दे और वहां आने वाला मॉलिक्यूल कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई लेफ्ट में भाग रहा है, कोई राइट में भाग रहा है, दिस मीन्स दैट इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग हो रही है मतलब एनर्जी वेस्ट हो रही है इन जनरेटिंग द साउंड, इन जनरेटिंग द हीट, रिड्यूसिंग द वेलोसिटी। इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बड़ी सीधी सी बात है, फास्ट फ्लोइंग लिक्विड में एनर्जी लॉस होता है, इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। स्लो फ्लो आप लिक्विड अगर हम मेंटेन करें तो ये कंटिन्यूअसली देर तक मेंटेन रहता है फ्लो, इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इस पे वापस आएंगे, उससे पहले हमें लिक्विड की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी चाहिए कॉल्ड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या कहती है? विस्कोसिटी ये कहती है कि लिक्विड में फ्रिक्शन है। कैसे मान लें लिक्विड में फ्रिक्शन है? ये तो हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर हम बीकर में पानी ले लें और उसको एक रॉड से स्टार करके और स्टारिंग रॉड हटा लें तो हम देखेंगे कि पानी में रोटेशन क्रिएट हो गया, व्हर्ल क्रिएट हो गया। और अगर हम उसी समय छोटे छोटे पेपर के पीस डाल दें तो देखेंगे अलग अलग रेडियस के सर्किल बन जाएंगे पानी पर। मीन्स अगर हम बीकर में पानी ले लें और एक स्पून के थ्रू हम उसको स्टार करें और उसके बाद स्टारिंग बंद करके स्पून को बाहर निकालें और अब हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर या हम पाउडर ले सकते हैं या पोलन ग्रेन ले सकते हैं को लिक्विड के फ्री सरफेस पे डालें तो हम देखेंगे कि एक सबसे छोटी सर्किल दिखेगी, फिर उससे बड़ी एक सर्किल दिखेगी, उससे इसका मतलब है कि डिफरेंट वेलोसिटी के लिक्विड सर्कुलेशन स्टार्ट हुए हैं। अगर स्टारिंग रॉड बीच में थी और हमने ऐसे से हिलाया तो इसको पकड़कर जो लेयर थी वो काफी तेज रोटेट हुई, फिर इसके ऊपर वाली स्लो, उसके ऊपर वाली और स्लो और स्लो और स्लो, सबसे लास्ट में जो बीकर को पकड़ी हुई है वो बिल्कुल स्लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सेंट्रल लेयर बन रही है वो सिलेंड्रिकल है, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर, इसके ऊपर एक तीसरी लेयर, जैसे ओनियन के ऊपर लेयर बाई लेयर होता है, एक लेयर, दो लेयर, मल्टीपल लेयर। बिल्कुल वैसे ही वाटर का फ्लो लेयर वाइज होता है। जब हमने स्टायरिंग रॉड को इंसर्ट किया तो स्टायरिंग रॉड को पकड़कर एक लेयर बनी और जैसे स्टायरिंग रॉड से एनर्जी ऐड की, पहले इस लेयर को एनर्जी मिली, इसने अपनी वेलोसिटी मैक्स कर ली, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर और लेयर वाइज लेयर वेलोसिटी कम होती गई। और हम कहते हैं व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी देयर इज अ फ्रिक्शन। मीन्स लिक्विड के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट लेयर्स में कलेक्ट होते हैं टू मेंटेन द फ्लो और इन लेयर्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। अकॉर्डिंगली इनके बीच एक फ्रिक्शन काम करता है, इस फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। तो क्यों हम लिक्विड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं? लिक्विड फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ही क्यों नहीं रहने देते? तो उसके पीछे आंसर ये है, फ्रिक्शन मैकेनिक्स का जो है उसमें सरफेस एरिया पर फ्रिक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वेलोसिटी ऑफ रनिंग व्हीकल पर फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी नहीं होती है। यानी फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, जबकि वाटर फ्लो में दोनों पर डिपेंडेंसी होती है। हाउ फास्ट द वाटर इज फ्लोइंग, इस पे भी डिपेंडेंसी है, एंड हाउ मच सरफेस एरिया ऑफ वन लेयर इज इन्वॉल्व्ड ओवर द अदर एरिया, इन दोनों पर डिपेंडेंसी होती है। इसीलिए लिक्विड में फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन न कह के विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस ड्रैग में जाएं, मतलब इस विस्कोसिटी को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कवर करने की कोशिश करें, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप फ्लो को देखें, रिवर फ्लो को देखें, रिवर फ्लो को देखने का मतलब अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाटर की रिवर में वाटर के डिफरेंट लेयर्स को हम इस तरीके से शो कर देते तो और फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती, फिर उसके वाले की वेलोसिटी नीचे वाले की थोड़ी और कम होती। अरे सीधी सी बात है,
जब टॉप मोस्ट लेयर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होगी तो अपने बिलो लेयर को पीछे पुश कर रही होगी। अकॉर्डिंगली नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के कंपेरेटिवली थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब ये जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो अपने नीचे वाली लेयर को पीछे ढकेलेगी। अकॉर्डिंगली ये और स्लो, ये और स्लो, ये और स्लो, ये और स्लो। इवन तो जो ग्राउंड पर है वो तो जीरो वेलोसिटी से है, तभी तो ग्राउंड भीग जा रहा है। इसका मतलब है कि फ्लोइंग वाटर में टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी हाईएस्ट होती है और बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। जब हम स्टायरिंग करते हैं तो स्टायरिंग रॉड को पकड़ के जो लेयर बनी वो हाईएस्ट वेलोसिटी की होती है और उसके चारों ओर जो लेयर्स है बन रही है वो लेयर्स इतनी फास्ट नहीं होती बल्कि स्लो होती चली जाती हैं। दिस इज द काज ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड द विस्कोसिटी। यहाँ न्यूटन ने कहा कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच dr का डिस्टेंस है और इनके बीच वेलोसिटी का अंतर dv है तो क्वांटिटी dv by dr इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। दो लेयर के बीच गैप है dr, दो लेयर के बीच वेलोसिटी वेरिएशन है dv। तो dv by dr velocity variation with respect to gap between the two layers or the velocity variation with respect to distance variation in between the layer is called the velocity gradient। इसको उन्होंने velocity gradient कहा। और साथ में इन्होंने ये कहा कि जब एक लेयर आगे बढ़ती है तो दूसरी लेयर को पीछे ढकेलती है और जो दूसरी लेयर स्लो है वो चाहती है कि जो हाई वेलोसिटी वाली है वो स्लो हो जाए और हाई वेलोसिटी चाहती है कि ये लो वेलोसिटी वाली फास्ट हो जाए। इसका मतलब है कि दो लेयर्स के बीच में जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स काम कर रहे हैं ये नेट एनर्जी को डिक्रीज कराते हैं। इनकी वैल्यू होती है ईटा ए dv बाई dx, वेयर ईटा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच कितना एरिया कॉमन है उस एरिया को, जैसे इसमें क्या है, इसमें एरिया सिलेंडर का एरिया होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस उसके ऊपर दूसरी सिलेंड्रिकल सरफेस तीसरी, और इसमें क्या होगा, प्लेन होगा। ये रिवर फ्लो है, रिवर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर दिख रहा है दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर। मतलब अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक लेयर फ्लो हो रही है जबकि दो लेयर के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस dv है, दो लेयर के बीच डिस्टेंस वेरिएशन dx है, तो उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ईटा ए dv बाई dx होगा। अगर हमें कभी न्यूमेरिकल लगाना पड़ा तो ये ऐसे लगता है। हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप में जो वाटर का फ्लो, इधर हमने पंप लगा दिया उधर हमें वाटर का फ्लो मिल रहा है। आप टैप से देख लीजिए कि टैप से जो पानी मिलता है उस टैप पर भी तो प्रेशर डिफरेंस है। ऊपर टंकी छत पे रखी हुई है, वहां से वो हाई हाइट पर है और नीचे टैप नीचे लगाया है। किसी घर में ऐसा होगा क्या टंकी जमीन पर रखा हो और टैप वो ऊपर वाले छत पे लगा हो? नहीं। अगर ऐसा होगा तो कभी पानी नहीं मिलेगा। मतलब टंकी को हाई हाइट पर रखने का बड़ा सीधा सा मतलब है कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें वेलोसिटी मिलनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो इसमें जैसे ही हम वाटर को प्रेस करेंगे एक ये सिलेंडर बनेगा दिस, फिर इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर बनेगा, फिर इसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, सबसे इनर सिलेंडर पहले बाहर आएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर पकड़कर दूसरा सिलेंडर बाहर आएगा, फिर उसको पकड़कर तीसरा सिलेंडर बाहर आएगा। मतलब सिलेंड्रिकल लेयर फ्लो होती है इन अ पाइप, जो हम लोगों ने पाइप लगा रखा है पानी का उसमें सिलेंड्रिकल लेयर फ्लो होती है। सेंट्रल लेयर सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी से मूव करती है जबकि लेयर इन द इंटीरियर ऑफ द पाइप जीरो वेलोसिटी से मूव करती है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो रेडियस जितना हो गया, इनके बीच जो वेलोसिटी वेरिएशन है वो v हो गया, तो इनके लिए फ्रिक्शन हो जाएगा ईटा ए v बाई आर। सेशन खत्म हो रहा है, मिलेंगे कल। अभी एक लेक्चर रह गया कम से कम 40 मिनट का। ओके। हाँ आसान है बट थोड़ा ज्यादा है। ईटा ए v बाई आर यहाँ हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। हैव अ ग्रेट डे। ओके सर, थैंक यू सर।